दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं लेक प्लेसर लीगेसी मूवी को, जो कि रिलीज हुई थी सन 2008 में। ये लेक प्लेसर सीरीज का ही पार्ट है। इसके पहले भी इसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वहां पर जाके देख लीजिएगा। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, जिससे कि ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम एक टीम को देखते हैं, जिसमें कि सैम, जेड और जेड की बहन एलिस, स्पेंसर और बिली नाम के एक बंदा होता है, जो सब मिलकर दूर दूर हाइक पर जाया करते थे और चैलेंजिंग प्लेस को डिस्कवर किया करते थे। इसी बीच उनके पास डैन नाम के एक आदमी का वीडियो कॉल आता है, जो कि पहले सैम का ही दोस्त था। सैम और डैन साथ में ही काम करते थे, और जब सैम का रिलेशन जेड के साथ हुआ तो डैन के साथ सैम का झगड़ा हो गया और वह दोनों अलग हो गए। तो डैन वीडियो कॉल में सैम को एक चैलेंज के बारे में बताता है, जिसमें कि वो एक फॉरेस्ट की बात कहता है, जो कि लेक के किनारे छोटे से आइलैंड में है, जो कि काफी सालों से बंद पड़ा है। तो सैम और उसकी टीम में अगर दम है तो डैन की टीम से पहले पहुंच के दिखाने का चैलेंज डैन सैम को देता है, जिसमें कोई भी भरोसा नहीं करता। बट सैम डैन का चैलेंज को सीरियसली ले लेता है और वो अपनी टीम को भी उस आइलैंड में जाने के लिए मना लेता है। जहां पर जाते हुए उन सबको पता चलता है कि वो जिस आइलैंड पर जा रहे हैं उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ना ही इंटरनेट पर है और ना ही किसी जगह पे है, जैसे कि वो आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके बाद जब वह सब उस जगह पर पहुंचते हैं तो इन सबको इस आइलैंड तक पहुंचाने के लिए एक कपल आया था, जिसका नाम था माइक और जूली। तो जूली उन सबको वार्न करती है कि कई साल पहले इस आइलैंड पर किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया था और अचानक से आइलैंड पर रेडिएशन फैल गया, इस वजह से इस आइलैंड को बंद कर दिया गया था। इस बारे में जूली को अपने डैड से पता चला था, पर इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। और जब रेडिएशन चेकिंग मशीन से कोई भी रेडिएशन का सिम्टम्स नहीं मिलता तो वह सब बेझिझक इस एरिया में घुस जाते हैं, जहाँ पे वो सब अपना बोट लेके लेक के किनारे पर आते हैं, जहाँ से वो उस बोट में बैठकर उस आइलैंड पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर पहुंचने के बाद माइक और जूली बोट में ही रुकते हैं और बाकी सब उस आइलैंड के अंदर घुसते हैं। जहाँ पर जाने के बाद वो सब कुछ देर आगे जाते हैं तो उन सबको एक जगह पर काफी सारा कैंपिंग का सामान बिखरा हुआ नजर आता है, जो कि डैन और उसकी टीम का था। जो देख के वह सब समझ नहीं पाते यह सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें इसका एक हैंड कैमरा मिलता है, जिसे चेक करने पर उन्हें 2 वीडियो मिलते हैं। इसमें डैन ने अपने फर्स्ट वीडियो में अपने कैमरामैन टॉम के साथ मिलकर फॉरेस्ट को डिस्कवर करने की बात कर रहा था, जो करते हुए वह हेंडरसन नाम के एक आदमी की बात कर रहा होता है, जो कि डैन को गाइड करके यहाँ पर लेकर आया होता है। और जब वह दूसरी वीडियो को चेक करता है तो उन्हें डैन काफी घबराया हुआ और किसी से भागते हुए नजर आता है, जो कि यह कहता है कि उस पर एक बड़े से क्रिएचर ने हमला कर दिया है, जो कि ऑफिशियली क्रोकोडाइल ही है। इस बारे में डैन कुछ और बोलता है, इससे पहले ही उस पर हमला होता है और कैमरा को वहीं छोड़कर वह भाग जाता है। तो यह वीडियो देखकर सभी डर जाते हैं, पर स्पेंसर को यह सब डैन का किसी तरीके का प्रैंक लगता है, जो कि उन सबके साथ वो कर रहा है। इस बात पर स्पेंसर और बिल्ली के बीच में बहस होने लगती है और इसी बीच स्पेंसर के ऊपर कुछ खून के छींटे गिरते हैं। तो वह सब ऊपर देखते हैं, जो सब देख के काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि ऊपर डैन का साथी टॉम का डेड बॉडी लटका हुआ था, जो देख के काफी डर जाते हैं और भागते हुए बोट के पास आते हैं। और वहां से निकलने के लिए वो सब बोट में बैठते कि तभी कोई बोट को पानी में खींचकर ले जाता है। इस वजह से जूली पानी में गिर जाती है और माइक बोट के साथ लेक के बीच में चला जाता है और बोट स्टार्ट भी नहीं होती। तो जूली जो पानी में गिर गई थी उसके पैर पर क्रोकोडाइल हमला करने लगता है, जो देखकर माइक बोट से पानी में कूद जाता है जूली को बचाने के लिए। पर वो क्रोकोडाइल जूली के पैर को छोड़कर सबसे पहले बोट को और फिर माइक को अपना शिकार बना लेता है, जो देख के सैम पानी में कूद जाता है और किसी तरीके से जूली को बचा लेता है। पर जूली का पैर काफी जख्मी हो चुका था, जिससे कि वो सब उसकी मरहम पट्टी करने लग जाते हैं। पर स्पेंसर जूली को इस हाल में छोड़कर आगे बढ़ने की बात कहता है। इस बात को लेकर सैम और स्पेंसर के बीच में झगड़ा होने लगता है, जो देख के जूली गन निकालकर उन पर पॉइंट करती है और कहती है कि अगर वो सब उसे अकेला छोड़कर जाएंगे तो वो सबको शूट कर देगी। तो सैम जूली को कन्विंस करता है कि वो सब उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बाद जूली की मरहम पट्टी करके वो लोग फॉरेस्ट के अंदर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनका बोट तो खत्म हो चुका था। और डैन ने अपने वीडियो में फॉरेस्ट के अंदर फैक्ट्री होने का जिक्र किया था, तो उसी चीज को ढूंढने के लिए वो सब लोग फैक्ट्री के टनल के पास पहुंच जाते हैं और उसके अंदर घुस के आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर जाते हुए सबको रास्ता मिलता है फैक्ट्री के अंदर घुसने का। तो सबसे पहले सैम रस्सी की मदद से अंदर जाता है और एक एक करके जेड और एलिस भी घुसते हैं, पर बाकी तीनों जो बाहर थे अंदर घुसने से पहले ही क्रोकोडाइल आने लगता है। यह देखकर स्पेंसर, बिल्ली और जूली वहां से भाग जाते हैं और सब अंदर नहीं घुस पाते। तो सैम बिल्ली को किसी तरह से बाहर जाके सैटेलाइट पावर को स्ट्रांग करने के लिए कहता है, जिसकी हेल्प से वह किसी को फोन करके मदद मांग सके। तब बिल्ली स्पेंसर और जूली को लेकर बाहर की तरफ जाने लगते हैं सैटेलाइट को सेटअप करने के लिए। तो सैम, जेड और एलिस को लेकर फैक्ट्री को डिस्कवर करने लगता है। जो करते हुए वो सब एक रूम के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ बॉक्स दिखाई देते हैं। इसमें पारमीटा कॉर्पोरेशन का नाम लिखा हुआ था, जो देख के जेड उन्हें बताती है कि पारमीटा कॉर्पोरेशन एक ऐसी एजेंसी है जो कि इलीगल तरीके से एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये लोग बात करते हुए उस रूम के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा लैब सेटअप रखा हुआ था, जिसमें कि कोई बड़े एनिमल्स पर रिसर्च किया जा रहा था। तो दूसरी तरफ बिल्ली, जूली और स्पेंसर को लेकर अपने हैंडमेड सैटेलाइट का सिग्नल सेटअप करने के लिए लेक के किनारे पर पहुंचता है, जहाँ पर सैटेलाइट का तो सेटअप वो कर लेता है, पर स्पेंसर के ऊपर क्रोकोडाइल हमला करके उसे ले जाता है, जो देख के बिल्ली और जूली काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में सैम और बाकियों को एक रूम में काफी सारा पानी से भरा हुआ टब दिखता है और उसी
जगह पर उन्हें काफी सारे क्रोकोडाइल का स्किल मिलता है जो कि आकार में काफी बड़े थे। फिर तीनों समझ जाते हैं कि इस जगह पर पारमीटा कॉर्पोरेशन क्रोकोडाइल पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके बारे में हमें डिटेल में आगे पता चलेगा। तो दूसरी तरफ बिली और जूली को भागते हुए दूर पर एक रूम दिखाई देता है जिसमें कि असल में कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ सामान था। तो बिली जूली को लेकर उसकी तरफ जाने लगता है, पर जूली अपनी पैर की चोट के कारण भागते हुए इतना थक चुकी थी कि हिम्मत हार के वहीं पर बैठ जाती है और बिल्ली को आगे चलने के लिए कहती है। इस पर बिल्ली पहले तो मना करता है, पर जूली उसे गन दिखाकर धमकाती है उसे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, जो देख के बिल्ली को ना चाहते हुए भी वहाँ अकेला जाना पड़ता है। इसके बाद जूली अपनी गन को लेकर फैक्ट्री के टनल के अंदर फिर से वापस जाती है, जहाँ पर जाती हुए वो क्रोकोडाइल उसके सामने आ जाता है, जिस पर जूली अपनी गन की सारी गोलियां उस पर चला देती है, पर इस पर भी क्रोकोडाइल को कुछ नहीं होता और जूली पर वह हमला करके उसे मार देता है, जिसकी चीख सैम और बाकियों को भी उस फैक्ट्री के अंदर सुनाई देती है। वो सब मिलकर जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें कुछ दूरी पे डैन मिल जाता है जो कि अभी भी जिंदा था, जिसे देख के सैम उसके ऊपर गुस्से से टूट पड़ता है क्योंकि उसकी वजह से ही वे ऐसे फंस चुके हैं। पर डैन उसे कहता है कि उसने भी अपनी टीम को खोया है और अब वह भी यहाँ पर फंस चुका है। इसके पीछे हेंडरसन का हाथ है, इसने डैन को क्रोकोडाइल के बारे में नहीं बताया था, इस वजह से ही वह आज यहाँ पर फंस चुके हैं। जो बात कहकर डैन उन सबको हेंडरसन के पास ले जाता है जिसे डैन ने बांध के रखा था। तो सैम हेंडरसन को छुड़ाता है एक शर्त पर कि हेंडरसन क्रोकोडाइल से जुड़ी हुई सारी बातें उनको बताएगा। हेंडरसन उन्हें बताता है कि वह और काफी साइंटिस्ट मिलकर यहाँ पर क्रोकोडाइल पर रिसर्च कर रहे थे, इसमें कि उन्होंने कुछ रेयर प्रजाति के डीएनए को उस क्रोकोडाइल में इंजेक्ट करके उन्हें हाइब्रिड बनाया, पर इसका कारण था उन क्रोकोडाइल के ब्लड से ऐसा एंटीडोट बनाना जिससे कि इंसानों की कोई बीमारी को ठीक किया जाए। लेकिन एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो जाने के कारण पारमीटा कॉर्पोरेशन ने यह जगह बंद कर दिया और सारे क्रोकोडाइल्स को मार दिया, पर इन सब में से एक क्रोकोडाइल जिंदा बच गया जो कि अब उनके पीछे पड़ा है। इसके यहाँ पे होने का अंदाजा हेंडरसन को पहले से ही था, इसके लिए ही हेंडरसन डैन और उसकी टीम को झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आया क्योंकि उसे इस आखिरी क्रोकोडाइल का ब्लड सैंपल चाहिए था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसके लिए वह एक ट्रैंकुलाइजर गन और ब्लड सैंपल लेने के लिए काफी सिरिंज लेकर यहाँ पर आया था। पर दूसरी तरफ बिल्ली उस कम्युनिकेशन रूम में पहुंच चुका था, जहाँ पर वह एक रेडियो की मदद से फैक्ट्री के अंदर रहा सैम और बाकी के साथ कांटेक्ट कर उन्हें बताता है कि उसने सैटेलाइट को सेटअप कर दिया है और सिग्नल काफी वीक है, पर फिर भी किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ बिली स्पेंसर और जूली को खो देने की बात भी बताता है, इससे कि सब लोग काफी दुखी हो जाते हैं। पर इसी बीच बिल्ली के यहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है, जिसे देखकर बिल्ली छिपने की कोशिश करता है, पर बिल्ली को क्रोकोडाइल देख लेता है और एक ही झटके में बिल्ली का सिर धड़ से अलग कर देता है और मार देता है, जो चीज रेडियो की मदद से सैम और उसके बाकी साथियों को भी सुनाई देता है, जिसे सुनकर यह सब लोग काफी अपसेट हो जाते हैं। और इसी बीच हेंडरसन यहाँ से गन लेकर भाग चुका था, जो देखकर सैम और बाकी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हेंडरसन ट्रैंकुलाइजर गन को रेडी करता है और पूरे फ्लोर पर पानी छोड़ देता है, जिससे कि क्रोकोडाइल वहां पर आए और सैम और बाकी उसके दोस्तों को शिकार बनाए। जिस मौके का फायदा उठाकर वह उस क्रोकोडाइल को बेहोश करेगा और उसका ब्लड सैंपल ले लेगा। तो उधर सैम और बाकी लोग जल्दी से आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि फ्लोर में पानी भर चुका था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक रास्ता मिलता है ऊपर की तरफ जाने का और पानी पूरी तरह से भर चुका था, पर और कोई रास्ता न होने की वजह से ये लोग पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग वहाँ से निकलते इससे पहले ही वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है इन पर हमला करने के लिए। जैसे कि सैम हाई वोल्टेज का झटका देके मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं होता। तो सैम बाकियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और भागते हुए टनल की दूसरी तरफ, जो कि लेक में जाके खत्म होता है, वहाँ पर जाने के लिए रास्ता ढूंढता है और एक एक करके सभी टनल में जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर क्रोकोडाइल आके डैन को पकड़ लेता है और उसे जिंदा निकल जाता है, जो कि टनल के अंदर से सैम, जेड और एलिस देखते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो दूसरी तरफ हेंडरसन, जो कि उस क्रोकोडाइल को ढूंढते हुए उसके घोंसले के पास पहुंच जाता है, जहां पर क्रोकोडाइल भी आ जाता है और हेंडरसन को भी मार गिराता है। तो दूसरी तरफ सैम, जेड और एलिस को लेकर टनल के दूसरी छोर पर पहुंच जाता है वहां से निकलने की आशा से। तभी वह बाहर की तरफ देखते हैं कि लेक के पानी में क्रोकोडाइल उनका इंतजार कर रहा था, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि सैम और बाकी लोग इसी रास्ते से बाहर निकलने वाले हैं। यह देखकर सैम और बाकी लोग समझ जाते हैं कि अगर उन सबको यहाँ से जिंदा निकलना है तो उनको क्रोकोडाइल को मारना पड़ेगा। उसी जगह पर उन सबको फ्लेयर मिलता है, इसी को लेकर वो टनल के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए थे, जो देखते ही सैम एक प्लान बनाता है कि वह इस रूम में सारे गैस सिलेंडर को खोल देगा और इस रूम में जैसे ही क्रोकोडाइल आएगा तो फ्लेयर को चलाकर सैम अपने साथ में क्रोकोडाइल को भी मार गिराएगा। तब जेड सैम को ऐसा करने से मना करती है और सैम को यहाँ छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। सैम जेड को समझाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर सारे लोग मारे जाएंगे, जो कि सैम ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो जबरदस्ती जेड और एलिस को बाहर निकाल देता है और सारे सिलेंडर को ओपन करके फ्लेयर के साथ वेट करता है उस क्रोकोडाइल का, और वो क्रोकोडाइल वहाँ पे आ जाता है। पर जब सैम आग जलाने के लिए कोशिश करता है तो फ्लेयर नहीं चलता, तो सैम क्रोकोडाइल का शिकार बन जाता है, जिस चीज का अंदाजा जेड और एलिस को भी हो जाता है। तो वो दोनों जल्दी से भागते हुए फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। तो उनके पीछे वो क्रोकोडाइल भी होता है, पर ऐसे ही भागते हुए एलिस के पैर में चोट लग जाती है। तभी जेड एलिस को लेकर किसी तरीके से लेक के किनारे पर आ जाती है और उसे एक जगह पर बैठा के दूसरी तरफ चली जाती है, यह कह के कि एलिस को उस पर भरोसा करना होगा। उसी वक्त वह क्रोकोडाइल एलिस के जस्ट सामने आ जाता है। पैर पर चोट लगने के कारण एलिस वहाँ से भाग नहीं पाती, तो जेड उस क्रोकोडाइल
क्रोकोडाइल को वहीं पर रहे एक जेसीबी के जरिए फंसा देती है और वहां पर रखा सभी फ्यूल टैंकों को खोल देती है, जो उस क्रोकोडाइल के आसपास बिखर जाता है। जिसके बाद जेड अपने पास रखे लाइटर को जलाकर क्रोकोडाइल को मारती है, जिससे फाइनली वह क्रोकोडाइल मारा जाता है। तो आखिर में हम जेड और एलिश को पानी में तैरते हुए उस लेक को क्रॉस करते हुए देखते हैं और तभी पानी में हम एक और क्रोकोडाइल को पानी से ऊपर निकलते हुए देखते हैं। मतलब कि यहाँ पर और भी क्रोकोडाइल हैं और यहीं पर यह शानदार मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।